और जो जिन बच्चों की नियमितता है, और कम से कम जो बच्चे नियमित है वो मैं जानता हूँ कि 15-20 हजार बच्चे हैं जो 24 घंटे होने से पहले पहले क्लास को देख लेते हैं, तो वो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी अपनी नींव रख रहे हो। और आप लोगों को पता है कि कितनी भी मंजिला इमारत हो, नींव मजबूत हो तो फिर सब कुछ मजबूत है। तो आप इन आरबीएसई की क्लासेस के माध्यम से राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आपकी नींव मजबूत कर रहे हो, और ये होना जरूरी है। आप उन बच्चों में शामिल हो जो, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने आप को डेडिकेटेड रख पाते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति झोंक पाते हैं, और जो झोंक लेते हैं ना अपने आप को, निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो ये मुश्किल कार्य है। क्या है सबसे मुश्किल कार्य? किसी भी चीज के लिए तैयारी करना और नियमित रहना। यदि आप नियमित हो तो अपने आप पे गर्व महसूस कर सकते हो कि हाँ मैं नियमित हूं। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं कि हाँ मैं नियमित हूं, तो आपको भी अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए कि हाँ मैं नियमित हूं। चलो टाबरो, करा शुरू। आज जनजातीय आंदोलन में स्पेशली अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, आज स्पेशली अपन पढ़ने वाले हैं गोविंद गिरी। क्या पढ़ने वाले हैं? गोविंद गिरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है टाबरो, चलिए तो करा शुरू। गोविंद गिरी रिलेटेड, गोविंद गिरी ने भीलों के अंदर सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। भीलों के उत्थान में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाया है गोविंद गिरी ने। और भाई साहब, एग्जामिनर के जो जहन में रहता है कि प्रश्न बनाने हैं, वो भी गोविंद गिरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अच्छे से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो टालो, सबसे पहले यानी पृष्ठभूमि पढ़ा, और पृष्ठभूमि रे अलावा की मतलब गोविंद गिरी से संबंधित बेसिक चीज है वो देखिए। 20वीं सदी का भील आंदोलन और गोविंद गिरी का परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के अंत तक मेवाड़ की भील समस्या काफी हद तक सुलझ गई थी, लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। कल अपन ने जो है पूरा भील आंदोलन पढ़ लिया है कल की क्लास में। 12 पाल में क्या हुआ, ठीक है, रिखब देव के अंदर कैसे समझौता हुआ, किसने हमला किया, किसने जो है नेतृत्व किया, सब कुछ अपन ने पढ़ा। कब कब आंदोलन जो है रुके हैं, फिर वापस तेजी पकड़ी है, ये सारी चीजें अपन ने बहुत अच्छी तरीके से जो है कल की क्लास में पढ़ा है। आज स्पेशली गोविंद गिरी के आसपास ये आंदोलन चलने वाला है। अब देखो आंदोलन का संकनाद। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गिरी के कुशल नेतृत्व में एक शक्तिशाली भील आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अब इसका स्वरूप जो है वो देखिए। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान के लिए सबसे पहले समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। देखो, जनजातियों के अंदर और इसमें भी भीलों के अंदर उस समय बहुत सारी जो है कुरीतियां अंदर व्याप्त थी, और कुरीतियां क्या करती है? समाज को खोखला करती है, समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। गोविंद गिरी ने इन चीजों को पहचाना और यहाँ के भील समुदाय के जितने भी लोग थे उनको प्रेरित किया कि आपको इन कुरीतियों से ऊपर उठना है। यानी कि इन्होंने सामाजिक सुधार की तरफ ध्यान दिया, जो आगे जाके जो है ये जो है राजनीतिक और आर्थिक विद्रोह के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा वजह। ये बेसिक चीज बताइए अब मैंने। अब देखो, डूंगरपुर रियासत के बेड़सा यानी कि बांसिया, ठीक है, बेड़सा नामक गांव के ये निवासी थे। ये पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। ठीक है, बेड़सा के। दूसरा प्रश्न यहां से भी बना हुआ है, जाति से ये बंजारा थे। क्योंकि इस किताब के अंदर दे रखा है तो एग्जामिनर ने यहीं से उठाया। और ये भी पूछ सकते हैं आने वाले समय में कि किसान थे कि नहीं थे, तो बिल्कुल ये किसान थे। ये क्या थे? और स्वयं एक छोटे किसान थे। बंजारा जाति से थे, ये प्रश्न बन चुका है। बेड़सा के थे, ये भी प्रश्न बन चुका है। ठीक है, देखिए, उनकी निर्धन आर्थिक स्थिति तथा उनके पुत्रों और पत्नी की अकाल मृत्यु होने से उनकी अध्यात्म की ओर जो है प्रेरित हो गई है, और जिसके बाद ये सन्यासी बन गए। इनकी पत्नी की और पुत्रों की जो है मृत्यु के बाद ये अध्यात्म के। और देखो, परिवार के बिना क्या है आदमी? परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद में इनके अध्यात्म की भावना जगी और ये सन्यासी हो गए थे। ठीक है, देखिए, वे कोटा बूंदी अखाड़े के प्रसिद्ध साधु राजगिरी के शिष्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके गुरु का नाम क्या था? राजगिरी। लेकिन इनके जो प्रेरणा स्रोत थे वो दयानंद सरस्वती थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। दयानंद सरस्वती के जो है प्रेरणा से ये आगे बढ़े थे। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये राजगिरी इनके साधु, जो साधु राजगिरी, वो इनके गुरु का नाम है। अब देखिए, इन्होंने भील क्षेत्रों में धुनी स्थापित की। इनकी जो है धुनिया स्थापित हुई, और अपना निशान यानी कि ध्वज जो है वो लगाकर आसपास के भीलों को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ये देखो, एक धुनी लगा रखी है और यहां से शिक्षा देना शुरू कर लिया।
पहले स्वयं ने जो है इन चीज को जाना, संन्यास लिया, उसके बाद में भीलों को प्रेरित करने के लिए इन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो इनकी धुनी जो है वो ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ठीक है। ले एक बार स्क्रीनशॉट ले। चलो टावरो देखो आगे बढ़ा। अब देखो विचारों का प्रभाव और राजनीतिक चेतना का उदय। जन जागृति, क्या ध्यान रखोगे, जन जागृति। गोविंद गिरी के क्रांतिकारी विचारों ने भीलों को भीतर से झकझोर कर जागृत किया और उन्हें अपनी दयनीय दशा और अधिकारों के लिए जागरूक बनाया, ठीक है। क्योंकि ये स्थिति ऐसी थी, यहाँ पे कुरीतियां ज्यादा थी, स्थिति इनकी सही नहीं थी, तो इनको जो है जागरूक किया है किसने, गोविंद गिरी ने। पराधीनता का एहसास, उनके विचारों ने भीलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वर्तमान शासकों ने जो है उन्हें छल से पराधीन बना रखा है, चाहे राजा हो चाहे अंग्रेज हो। इन्होंने क्या किया हुआ है, उनको बिल्कुल गुलाम की तरह बना रखा है, पराधीन बना रखा है। ये एहसास करवाया गोविंद गिरी ने इन्हें, ठीक है। भूमि के वास्तविक स्वामी कौन है, ये मूल निवासी, यही भीलों को यह एहसास कराया गया कि वे स्वयं इस भूमि के वास्तविक स्वामी और रक्षक हैं, इसलिए धरती पर पुनः उनका ही शासन स्थापित होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से मोटिवेट किया, एक तरीके से मोटिवेट किया। मूल निवासी किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो वास्तव में वहां के निवासी है, इसलिए जनजाति वाले जितने भी जनजाति में सम्मिलित लोग होते हैं वो मूल निवासी कहलाते हैं। और आपने जब जब मैंने जनजातियां पढ़ाई आप लोगों को इस चीज का बहुत अच्छे से भान करवाया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अंतिम परिणाम, इस वैचारिक जागृति के कारण यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन धीरे धीरे एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। किस तरीके से गोविंद गिरी ने इनको जागृत किया, किस तरीके से बढ़ावा दिया है, वो सारी चीजें जो है इस पुस्तक के माध्यम से और फिर अपनी क्लास के माध्यम से क्लियर होती चली जा रही है, ठीक है। चित्र देखते रहना, साथ साथ चित्रों के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आप लोगों को ये मैं पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा एहसास करवाएंगे। चित्र एक जीवंत पटकथा के रूप में ये चलेगी सारी चीज। देखो गुजरात में गोविंद गिरी का प्रवास, ईडर राज्य का ऐतिहासिक समझौता 1908-1910, ठीक है। अब देखिए गुजरात प्रस्थान सन 1908, बढ़ते दमन के कारण सन 1908 में गोविंद गिरी ने राजपूताना छोड़ दिया और वर्ष 1910 तक एक साधारण किसान के रूप में गुजरात के सूंत और ईडर, ध्यान रखना ये क्षेत्रों के नाम, इन राज्यों के भीलों के बीच काम किया। अब यहाँ पे क्या है, दमनकारी नीति चल रही थी अंग्रेजों की, तब इन्होंने यहां से प्रस्थान किया, कहां, गुजरात की तरफ गए और सूंत और ईडर के राज्यों के अंदर वहां पे काम किया है, ठीक है। उन्होंने इन राज्यों के भीलों को वैचारिक रूप से जागृत करके वहां एक बहुत ही शक्तिशाली आदिवासी जन आंदोलन तैयार किया। कहां, गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने अपना अंतिम समय भी गुजरात के कमोई में गुजारा था। ईडर राज्य के जागीरदार का आत्मसमर्पण, ईडर राज्य के अंतर्गत आने वाले पाल भट्टा क्षेत्र के भील आंदोलन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि वहां के स्थानीय जागीरदार को भीलों के सामने झुकना पड़ा, ठीक है। वहां ईडर के जो जागीरदार थे उन्होंने भीलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उनको झुकना पड़ा क्योंकि इतना जबरदस्त जो है ये रूप ले चुका था इनका आंदोलन, ठीक है। चलिए पाल भट्टा क्षेत्र है, ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए ऐतिहासिक समझौता 24 फरवरी 1910 24 फरवरी 1910 को जागीरदार और भीलों के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ जिसमें क्या शर्तें रखी गई। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें रखी गई। कितनी शर्तें हैं, ध्यान रखना 21 शर्तें हैं। देखो एक से लगा के और 21 तक 21 शर्तें थी। समझौता हो रहा है, ऊपर देख लीजिए, ठीक है, जो पूरी तरीके से भीलों के अधिकारों और रियायतों के संबंध रखती थी। आंदोलन की बड़ी सफलता थी ये। इस समझौते ने राजस्थान और गुजरात दोनों क्षेत्रों के भीलों में सामंती शोषण के विरुद्ध डटकर लड़ने का एक नया उत्साह भर दिया और इसे गोविंद गिरी के आंदोलन की पहली बड़ी व्यवहारिक सफलता मानी जा सकती है, ठीक है। इसको माना जा सकता है, यानी कि ईडर वाला जो समझौता हुआ, ईडर के जागीरदार ने जो आत्मसमर्पण किया, उसके बाद में 21 सूत्री समझौता हुआ है, वो एक तरीके से गोविंद गिरी के द्वारा चलाई गई प्रेरणा का पहला जो है सफलता माना जा सकता है, इसे पहली सफलता माना जा सकता है, ठीक है। ले उठा स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। बेड़सा वापसी, पंत का पुनर्गठन और समानांतर सरकार, बेड़सा, ठीक है। मूल स्थान वापसी, सन 1911 के आरंभ में गोविंद गिरी गुजरात से वापस डूंगरपुर जो अपने स्थित मूल गांव बेड़सा लौट आए। डूंगरपुर स्थित बेड़सा लौट आए और बेड़सा आकर उन्होंने पुनः अपनी मुख्य धुनी स्थापित की और भीलों को आधुनिक व्यवहारिक पद्धति पर उपदेश देना शुरू कर दिया। फिर वापस आ गए, कहां, गोविंद गिरी बेड़सा आ गए। यहाँ पे इनके शिष्य थे, इनको जो है फिर से वापस मोटिवेट करना शुरू किया। पंत का नया रूप सन 1911,
इन्होंने अपने पंथ को अधिक संगठित रूप दिया। अब वे भीलों को केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सामंती और औपनिवेशिक शोषण, या औपनिवेशिक किसे बोलते हैं, उपनिवेश किसे बोलते हैं, जहां पे अंग्रेजों ने शासन किया वे इनके उपनिवेश कहलाते हैं।